Good morning, all of you. In this part of alkyl halide and the aryl halides, we will discuss about the mechanism related with the Markovnikov's rule, anti-Markovnikov's rule, and the allylic bromination. So first of all, we will see what is the Markovnikov's rule and what is the anti-Markovnikov's rule. So what is Markovnikov's rule? इसे शॉर्ट फॉर्म में हम MR भी लिख देते हैं, मार्कोनिकोव्स रूल. तो ये मार्कोनिकोव्स रूल है क्या? ये एप्लीकेबल कब होता है? तो मार्कोनिकोव्स रूल विल बी एप्लीकेबल when we have the unsymmetrical alkene. हमारे पास unsymmetrical alkene होनी चाहिए, प्लस उस unsymmetrical alkene के ऊपर हम ऐड जो करेंगे वो हमारे पास क्या हो, वो हमारे पास unsymmetrical addendum होना चाहिए. आप ध्यान से देखिए, जो एग्जांपल हमने यहाँ पे शो किया, प्रोपीन, इट इज एन unsymmetrical alkene because the groups which are present on both the doubly bonded carbon atom are not the same. जो आपका एक कार्बन एटम है डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, वो कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, दिस कॉल्ड द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स. So one of the doubly bonded carbon atom which is present on the right hand side है the 2H, इसके पास 2H है, while the doubly bonded carbon atom which is present on the left hand side has 1H and 1 CH3 group. So it is an unsymmetrical alkene. Second, addendum. Addendum means the species which will be added across the double bond of the alkene. जो double bond के across जाके add होने वाली, उसे आप addendum कहते हैं. And that species will also must be unsymmetrical, वो भी unsymmetrical होनी चाहिए. For example, here the H positive and Br negative, that is the unsymmetrical addendum. अगर हम लिख देते Br2, in the Br2 both are Br, तो symmetrical addendum कहलाता. H2 दोनों H होते तो symmetrical addendum कहलाता. तो HCl हो, HBr हो, HI हो, दिस HCN हो, दिस ऑल आर दी अनसिमेट्रिकल एडेंडम. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अब डेफिनेशन क्या है मार्कोनिकोव्स रूल की? मार्कोनिकोव्स रूल स्टेट्स दैट द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम. देखो ये जो डबली बॉन्डेड जो कार्बन एटम आपको देखो यहाँ पे दिख रहे हैं, ये डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, इस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम वाले दोनों कार्बन के ऊपर इधर वाले कार्बन एटम के पास बोलो कितने H है? इट हैज ओनली 1 H. और इसके ऊपर बोलो कितने H है? इट हैज 2 H. तो कम H किसके ऊपर है? ये जो कार्बन है इसके ऊपर कम H है. तो वो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम जिसके पास कम हाइड्रोजन है, उसके ऊपर नेगेटिवली नेगेटिव पार्ट ऑफ द अनसिमेट्रिकल एडेंडम विल अटैच. तो जो नेगेटिव पार्ट है अनसिमेट्रिकल एडेंडम का, वो उस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर अटैच होगा विच हैज द लीस्ट नंबर ऑफ H एटम. सो दैट्स द डेफिनेशन ऑफ मार्कोनिकोव्स रूल. Means it states that the negative part of the unsymmetrical addendum is added to that doubly bonded carbon atom which of the unsymmetrical alkene which contains the least number of the H एटम, जिसके पास सबसे कम हो. जैसे आप यहाँ पे देखिए HBr जो हमने ऐड किया, देखो Br कहाँ पे ऐड हुआ है? जिसके ऊपर कम हाइड्रोजन थे, देखो ये Br यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक हो गया. और इधर वाला जो CH2 था, देखो वो CH3 में कन्वर्ट हो गया क्योंकि इसके ऊपर H अटैच हो गया. डबल बॉन्ड बिकम्स द सिंगल बॉन्ड, मींस एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस. तो मार्कोनिकोव्स रूल के दौरान हमारी कौन सी रिएक्शन चलती है? एडिशन रिएक्शन होती है. किंतु क्या थी मस्ट कंडीशन? मस्ट कंडीशन क्या थी? फर्स्ट, देयर मस्ट बी एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन. सेकंड कंडीशन क्या है? देयर मस्ट बी एन अनसिमेट्रिकल एडेंडम. तो दीज आर दी मस्ट कंडीशन. उसके बाद एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, वो इसके जस्ट रिवर्स होगी डेफिनेशन, लेकिन वो फिर चलेगी कब? तो सबसे पहले डेफिनेशन हम देख लेते हैं एग्जांपल के बेसिस के ऊपर. हमने ये ले लिया हमारा एल्कीन. एल्कीन आपकी उसी टाइप से अनसिमेट्रिकल होनी चाहिए. सेकंड चीज, एडेंडम भी हमारा अनसिमेट्रिकल ही होना चाहिए, जैसे HBr हमने लिख दिया. लेकिन साथ के साथ देयर इज द extra requirement for the anti-Markovnikov's rule to takes place, that is the presence of peroxide and the presence of light. तो फिर उसके बाद एंटी मार्कोनिकोव्स रूल आपका चलेगा. जैसे HBr है यहाँ पे, तो HBr के अंदर क्या है? एक तो H पॉजिटिव है और दूसरा बोलो क्या है? Br नेगेटिव. तो नेगेटिव पार्ट अब किसके ऊपर जाके लगा? उस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर जाके लगा विच हैज द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. सो दैट इज द एंटी-MR. सो एंटी-MR ने क्या स्टेट किया? इट स्टेट्स दैट द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम इज एडेड टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम ऑफ द अनसिमेट्रिकल एल्कीन व्हिच कंटेन्स मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो यहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आ गया अनसिमेट्रिकल आपके एंटी-MR के अंदर. और जो मार्कोनिकोव्स रूल है उसके अंदर क्या आ जाएगा? बोलो उसके अंदर आ जाएगा लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. उसमें क्या आ जाएगा? लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. ठीक हो गया. तो इस टाइप से ये हुई डेफिनेशन मार्कोनिकोव्स रूल और एंटी मार्कोनिकोव्स रूल की. अब एंटी मार्कोनिकोव्स रूल की हम कंडीशन देखते हैं. व्हेन दैट पर्टिकुलर एंटी-MR इज एप्लीकेबल. व्हेन एंटी-MR इज एप्लीकेबल, यहाँ पे हमने एंटी लिख दिया. तो फर्स्ट कंडीशन इज देयर मस्ट बी द अनसिमेट्रिकल एल्कीन लाइक दैट ऑफ द मार्कोनिकोव्स रूल. सेकंड कंडीशन, देयर मस्ट बी एन अनसिमेट्रिकल एडेंडम, बट दैट रूल इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ HBr एंड नॉट इन केस ऑफ HCl एंड द HI. ये सिर्फ HBr के केस में एप्लीकेबल होता है, लेकिन वो भी सिर्फ तब. ये नहीं कि HBr आप डाल देंगे तो एप्लीकेबल ही हो जाएगा, बट इट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ HBr व्हेन वी हैव द पेरोक्साइड और द लाइट.
So it as that particular rule, that is the NTMR, it takes place in presence of peroxide. So this rule is also called as the peroxide effect. इसलिए जो NTMR है इसको हम peroxide effect भी कहते हैं, because that rule is applicable, it takes place in presence of the peroxide, so it is called the peroxide effect. And further, this rule is given by a scientist called the Kharsh, so it is also called as the Kharsh effect, or it takes place in presence of light. तो ये हो गया हमारे मार्कोनिकॉफ रूल और द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में, और ये दिया किसने, खर्च जो साइंटिस्ट है, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज द खर्च इफेक्ट। तो एग्जाम में ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि राइट ए नोट ऑन एनटीएमआर, राइट ए नोट ऑन peroxide effect, राइट ए नोट ऑन खर्च इफेक्ट। तो इस टाइप से, या व्हाट आर द कंडीशन ऑफ एनटीएमआर, व्हाट आर द कंडीशन ऑफ एमआर, तो इस टाइप से ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे मैकेनिज्म। मार्कोनिकॉफ रूल का मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म मींस द स्टेप्स थ्रू विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड देयर मैकेनिज्म। आप उसको उसका मैकेनिज्म कहते हैं। तो जो मैकेनिज्म है मार्कोनिकॉफ रूल का, वो क्या है, कैसे हुई ये रिएक्शन? देखो, हमारे पास रिएक्टेंट फॉर एग्जांपल प्रोपीन ही है, HBr हमने ऐड किया, और फिर मैकेनिज्म के दौरान अब होता क्या है, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, the pi electron gets shifted, the pi electron will be shifted towards one of the doubly bonded carbon atom। जो pi bond के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है, वो शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स एनी वन ऑफ द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम बाय द हाइड्रोलिटिक फिशन। लेकिन शिफ्टिंग होने के बाद आपके कार्बोकेटाइन बनेगा, लेकिन कार्बोकेटाइन देखो दो टाइप के बन सकते हैं। इफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द टर्मिनल कार्बन एटम, टुवर्ड्स द टर्मिनल कार्बन एटम as shown in that particular slide, the pi electron gets shifted towards the terminal carbon atom and donated to the H positive ions, result in the formation of the secondary carbocation, result in the formation of the secondary carbocation। देखो ये secondary carbocation देखो यहाँ पे बना है, क्योंकि वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो दो दो कार्बन से अटैच है, सो इट इज ए सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। हम ये देखते हैं कि अगर टर्मिनल कार्बन एटम के पास अगर ये शिफ्ट ना होता तो क्या होता। इफ द पाई electrons get shifted towards, not shifted towards the terminal carbon atom, but shifted towards the other carbon atom and donated to the H positive ion, which result in the formation of the primary carbocation। देखो क्या बन गया, बोलो primary carbocation। और जो secondary carbocation that is the more stable, और जो primary carbocation होता है वो आपका क्या होता है, वो less stable होता है। देखो ये हमने लिखा है यहाँ पे, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन गया। तो जो मैकेनिज्म उसकी फर्स्ट स्टेप के अंदर कौन सी फेवरेबल स्टेप है, बोलो किधर होगा, क्या बनना चाहिए, प्राइमरी या सेकेंडरी? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। क्लियर हो गया? तो ये मैकेनिज्म में हमें फर्स्ट स्टेप में ध्यान रखना है कि द पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट शिफ्टेड टुवर्ड्स द टर्मिनल कार्बन एटम फॉलोड बाय the donation of these pi electron to the H positive ion result in the formation of the secondary carbocation, which is more stable as compared to the primary carbocation, which is formed by shifting of the pi electrons, by shifting of the doubly bonded pi electron towards the other carbon atom। अब उसके बाद नेक्स्ट देखें, ये आखिर क्यों, आपने हाइपर कंजुगेशन प्रोसेस पढ़ी है तो आप उसके बेसिस के ऊपर इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल क्यों होता है प्राइमरी से। हम पहले ही सीख चुके हैं। आप सेकेंडरी वाले में देखें, वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ वाले कार्बन को अल्फा कहते हैं। तो 3 अल्फा राइट में, 3 अल्फा लेफ्ट में, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 6 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेंगी। मींस दैट पॉजिटिव चार्ज गेट डिस्पर्स्ड टू ऑन दीज 6 हाइड्रोजन एटम। जब हम हाइपर कंजुगेशन प्रोसेस को देखेंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज जो अब इस कार्बन एटम के ऊपर है वो 1 बाय 1 6 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेंगी, और उन 6 हाइड्रोजन के ऊपर वो पॉजिटिव चार्ज आपका डिस्पर्स होगा। व्हाइल इन केस ऑफ द प्राइमरी कार्बोकेटाइन, वो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ बोलो कितने हैं अल्फा, सिर्फ यहाँ पे 2 ही अल्फा है, इसलिए 2 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगी प्राइमरी कार्बोकेटाइन के अंदर, इसलिए ये लेस स्टेबल होगा। क्लियर हो गया? इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में जो आपका जो Br नेगेटिव, अब ये अटैक कहाँ पे करेगा, अटैक उसी कार्बोकेटाइन के ऊपर करेगा जो कि ज्यादा स्टेबल है। तो देखो इस सेकेंडरी वाले के ऊपर Br नेगेटिव ने अटैक किया एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट कैसा बना, जिसमें देखो जो Br है, जो नेगेटिव पार्ट है किसके ऊपर ऐड हुआ है, रिएक्टेंट के साथ कंपेयर करें आप, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम इज एडेड टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम व्हिच कंटेन्स द लीस्ट नंबर ऑफ H एटम। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म हुआ मार्कोनिकॉफ रूल का। तो इस तरह से हम इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एंटीएमआर। जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है उसका मैकेनिज्म क्या है। जैसे हमने बताया कि एक्स्ट्रा चीजें क्या थी कंडीशंस के अंदर, प्रेजेंस ऑफ द पेरोक्साइड, के पेरोक्साइड का होना जरूरी है। सेकंड, प्रेजेंस ऑफ द लाइट, क्योंकि जो एंटीएमआर का जो
आपका मैकेनिज्म होगा वो एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, ये पेरोक्साइड्स लिए। पेरोक्साइड में क्या होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच के जो बॉन्ड है उसका होमोलाइटिक फिशन होगा, और उसके बाद आपके ये क्या बना, ये फ्री रेडिकल बन गया, आर ओ फ्री रेडिकल यहाँ पे बन गया। और उसके बाद क्या होगा, किस चीज की, कौन था आपका इनकमिंग रिएजेंट, यहाँ पे HBr ही हम ऐड करते हैं। तो अब क्या होगा, होमोलिटिक फिशन होगा HBr का भी। क्या होगा, Br, जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है H और Br के बीच में, if these electron get shifted towards each of the carbon atom, that called the homolytic fission. So homolytic fission is the fission in which each of the atom takes away their own electron, that called the homolytic fission. Each of the atom कौन, Br अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए और H अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए। देखो दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक बॉन्ड के अंदर दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, होमोलिटिक फिशन हुआ। अब उसके बाद क्या होगा, RO जो फ्री रेडिकल है वो H फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके आपका ROH बना देगा, प्लस में Br फ्री रेडिकल विल जनरेट, Br free radical will generate. अब जो Br free radical generate हुआ है, now it will undergo the chain propagation step and react with the alkene, और अब ये alkene के साथ रिएक्ट करेगा। अब alkene के अंदर भी क्या होगा, यहाँ पे ये किधर हो शिफ्ट, ये Br अपने इलेक्ट्रॉन किधर दे, आपके टर्मिनल कार्बन एटम के ऊपर जाके Br अटैच हो या दूसरे के ऊपर, वो भी डिपेंड करता है कि फ्री रेडिकल कैसा बनेगा। देखो जो आपके उसी टाइप से जो शिफ्ट हुए हैं आपके इलेक्ट्रॉन, देखो वन इलेक्ट्रॉन टर्मिनल की तरफ जाएगा, वन दूसरे की तरफ चला जाएगा, और उसके बाद जो Br है वो किसके ऊपर अटैच हुआ, टर्मिनल के ऊपर। बोलो क्यों, अगर ये टर्मिनल के ऊपर अटैच होता है तो अब जो फ्री रेडिकल बना ये कैसा बना, दैट इज अ सेकेंडरी फ्री रेडिकल, और सेकेंडरी जो फ्री रेडिकल होता है इट इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी वन। देखो जो Br फ्री रेडिकल जो अभी अटैच हुआ है ये टर्मिनल, क्योंकि देखो दोनों के पास ही एक एक इलेक्ट्रॉन है, आपके जो दोनों कार्बन है, क्योंकि होमोलिटिक फिशन हुआ है अभी आपके जो एल्कीन्स हैं, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे, देखो वन इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का और वन इलेक्ट्रॉन देखो जो सेकंड कार्बन का है, दोनों कार्बन के पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये Br किसी भी एक कार्बन के पास जा सकता था, लेकिन ये किसके पास गया, टर्मिनल के पास, क्योंकि टर्मिनल वाले के साथ अगर Br अपने बॉन्ड बना लेता है अपना इलेक्ट्रॉन लेके और टर्मिनल वाले H के इलेक्ट्रॉन लेके, तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी फ्री रेडिकल विच इज मोर स्टेबल। ये मोर स्टेबल है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल है यहाँ पे। अब नाउ इट फर्दर रिएक्ट विद द HBr, अब ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, HBr के साथ। तो अब क्या होगा, H और Br के बीच फिर होमोलिटिक फिशन होगा और रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, वन ब्रोमोप्रोपेन यहाँ पे बन जाएगा, प्लस में क्या निकल गया, फिर से Br फ्री रेडिकल बन गया। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि टर्मिनेशन कैसे होती है यहाँ पे। देखो जो ये Br फ्री रेडिकल जो बना है यहाँ पे, ये क्या कर सकता है, ये दूसरे Br फ्री रेडिकल के साथ मिलकर और क्या कर सकता है, टर्मिनेशन मींस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द Br2, या ऐसा भी तो हो सकता है जो ऊपर सेकेंडरी फ्री रेडिकल आपका जो बना था वहां पे भी तो टर्मिनेशन हो सकती है, कैसे कि Br फ्री रेडिकल वहां पे जाए दूसरा, और वो किसके साथ अटैच हो जाए, जो CH के ऊपर फ्री रेडिकल उसके साथ, और डाइब्रोमो कंपाउंड बन जाए, दैट आल्सो कॉल्ड द टर्मिनेशन। मींस रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ना बन के कोई और प्रोडक्ट अगर बन जाता है तो आप उसे टर्मिनेशन कहते हैं। हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो तो कौन है यहाँ पे, वन ब्रोमोप्रोपेन, क्योंकि आपके रिएक्टेंट को देखें, प्रोडक्ट को देखें, तो हमने क्या कहा था, एंटी-एमआर कौन होता है, इट इज द नेगेटिव पार्ट, इज द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम इज एडेड टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम व्हिच कंटेन्स द मोर नंबर ऑफ H एटम। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट बना है वन ब्रोमोप्रोपेन, इसमें जो Br था, HBr का जो नेगेटिव पार्ट था Br, वो किस कार्बन के ऊपर अटैच हुआ है, देखो टर्मिनल कार्बन के ऊपर, जिसके ऊपर विच कंटेन मोर नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम, which contain the more number of the hydrogen atom। आप ये मत कहना कि सर यहाँ पे देखो CH3 इसके ऊपर थे ज्यादा, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम डबली बॉन्डेड कार्बन एटम की बात कर रहे हैं। देखो जो ये हमारा एल्कीन था, देखो ये था हमारा रिएक्टेंट, देखो ये यहाँ पे एल्कीन के अंदर डबली बॉन्डेड कार्बन एटम ही हमें देखना है। देखो CH डबल बॉन्ड CH2, सिर्फ ये पोर्शन हमें देखना है। इस पोर्शन के अंदर वो कौन सा कार्बन है जिसके ऊपर ज्यादा हाइड्रोजन है, एक तो CH वाले पे एक H है, CH2 वाले पे दो H है। सिर्फ डबली बॉन्डेड कार्बन एटम हमें देखने हैं, ये सिंगली बॉन्डेड कार्बन एटम ये हमें नहीं देखना, ये हमें नहीं देखना है CH3। हमें कौन से कार्बन देखने होते हैं, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम जिसके ऊपर हमारी रिएक्शन चल रही है, ठीक है। तो उस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर वो कौन सा कार्बन था जिसके ऊपर ज्यादा हाइड्रोजन है, वो CH2 वाला है। देखो उसी CH2 के ऊपर तो देखो ये Br हमारा अटैच हुआ है। तो ये था एंटी-एमआर का मैकेनिज्म। तो इसके बाद अगला पॉइंट ये आ जाता है कि जो एंटी-एमआर का जो ये मैकेनिज्म हमारा चला, इसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ये एंटी-एमआर जो रूल चलता है ये सिर्फ और सिर्फ आपके HBr के केस में ही क्यों चलता है, ये आपके जो और हैं आपके HCl या HI उनके केसेस में क्यों नहीं चलता। हियर इज द रीजन, देखो यहाँ पे एक रीजन है, वो क्या, देखो जो ये हमारी प्रोपगेशन स्टेप थी, प्रोपगेशन कौन सी, ये स्टेप जिसमें देखो ये
चेन इनिशिएशन के बाद वाली, देखो ये स्टेप नंबर, देखो ये तो हमारी स्टेप से जो नेक्स्ट, देखो ये Br फ्री रेडिकल जब किसके साथ कंबाइन करता है यहाँ पे, एल्कीन के साथ, तो इन दैट पर्टिकुलर स्टेप डेल्टा H वैल्यू इज नेगेटिव। डेल्टा H की वैल्यू बोलो क्या है, नेगेटिव है। चेन प्रोपगेशन का पार्ट 1 इज डेल्टा H इज नेगेटिव इन केस ऑफ HBr। सिमिलरली जो पार्ट सेकंड है, चेन प्रोपगेशन का जो पार्ट सेकंड है, देखो ये वाला, इसके अंदर भी बोलो क्या है आपका, डेल्टा H वैल्यू इज नेगेटिव मींस एक्सोथर्मिक। अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक्स, अगर डेल्टा, अगर हीट निकलती है तो आपकी प्रोसेस क्या होगी, आपकी स्पॉन्टेनियस होगी, वो चलती रहेगी। तो डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होती है तो वो फेवर करती है रिएक्शन को, स्पॉन्टेनिटी को फेवर करती है, तो इजीली आपकी हो जाएगी। लेकिन अब ध्यान से देखें कि हमने क्वेश्चन भी लिखा है साइड में, व्हाई द एंटी-एमआर इज ऑब्जर्व्ड ओनली इन केस ऑफ HBr एंड नॉट इन केस ऑफ HF, HCl और द HI। व्हाई, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, जैसे अभी हमने बताया, तो यहाँ पे तो बोलो क्यों हुआ फेवरेबल, द वैल्यू ऑफ डेल्टा H इज नेगेटिव इन बोथ द चेन प्रोपगेशन स्टेप विद द HBr। तो जो HBr के साथ जो ये चेन प्रोपगेशन स्टेप हुई है, तो HBr के साथ यहाँ पे जो दोनों की जो तीन चेन प्रोपगेशन स्टेप है, दोनों में डेल्टा H की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। लेकिन अगर हम ये रिएक्शन करते हैं HF और HCl के साथ, तो वहां पे क्या होता है, जो पहली स्टेप है ये, इसमें तो डेल्टा H की वैल्यू देखो यहाँ पे नेगेटिव आ जाती है। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ये हमें एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखना, ये डाटा है जिसके बेसिस के ऊपर ये पाया गया है। तो डेल्टा H की वैल्यू क्या है बोलो, नेगेटिव है HF और HCl के केस में। लेकिन जो ये सेकंड यहाँ पे जो HBr के केस में, देखो ये जो डेल्टा H यहाँ पे नेगेटिव था, ये पॉजिटिव होता है, तो जिसकी वजह से ये फेवर नहीं करते रिएजेंट। तो HF और HCl के केस में, क्योंकि जो सेकंड चेन प्रोपगेशन स्टेप है, सेकंड जो पार्ट है चेन प्रोपगेशन का, वहां पे डेल्टा H की वैल्यू बोलो नेगेटिव नहीं होती, वहां पे क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसलिए HF और HCl के केस में एंटी-एमआर ऑब्जर्व नहीं किया गया। सिमिलरली अगर हम HI को लें, तो HI के केस में क्या हो जाता है, जो ये फर्स्ट पार्ट था यहाँ पे, जहां पे डेल्टा H नेगेटिव था, देखो ये वाला जो फर्स्ट पार्ट, ये यहाँ पे इस पार्ट के अंदर देखो क्या है, ये नेगेटिव है ना यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, तो HI के केस में ये ही पॉजिटिव हो जाता है, और जबकि सेकंड क्या होता है बोलो, नेगेटिव। क्योंकि अब क्या हुआ, इन तीनों के तीनों केस में, चाहे HF था, चाहे HCl था, चाहे HI था, इन ऑल द थ्री reagents the value of delta H is not negative in both the part of the chain progression step. Hence the anti-MR is not observed in case of the HF, HCl or the HI. और जबकि HBr के केस में delta H is negative in both the sub steps of the chain progression step. तो दैट इज द आंसर। तो इस स्टेप से हमें ये मैकेनिज्म लिखना होता है, और मैकेनिज्म लिख के हम स्टेप्स दिखाते हैं कि यहाँ पे देखो इस स्टेप के अंदर डेल्टा H नेगेटिव है, देखो यहाँ पे इस स्टेप के अंदर डेल्टा H नेगेटिव है, इस स्टेप से। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जो अभी अभी हमने बताया। कई बार कुछ स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि जो अभी हमने पेरोक्साइड लिया, क्या सिंपल ऐसे ही फिशन होता है? वो डिपेंड करता है कि हमने पेरोक्साइड लिया कौन सा है। तो अभी हम दूसरा पेरोक्साइड लेके आपको दिखाते हैं। ऊपर तो हमने लिया था सिंपल जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड टाइप का, अब हम बेंजोइल पेरोक्साइड लेके आपको इसी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन होमोलिटिक फिशन होता कब है, तो उसके लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, जैसे हमने बताया था ना, पेरोक्साइड भी हो प्लस में लाइट की प्रेजेंस भी होनी जरूरी है। बिकॉज the condition for the fission to be the homolytic, there are the 5 condition, means helper, means either the high temperature or the electrolysis or the light or the peroxide or the radical initiators. they causes the homolytic fission, they homolytic fission को ये फेवर करते हैं। अब देखो चेन इनिशिएशन जो हमने बताया था, इन द फर्स्ट स्टेप जो आपका बेंजाइल पेरोक्साइड है, देखो ये बेंज ऑयल ग्रुप है, ये आप ध्यान दें। देखो ये जो इतना ग्रुप है यहाँ पे, ये बेंजीन के C6H5 तो फिनाइल ग्रुप हो गया, आगे कार्बोनिल ग्रुप लगा दिया C डबल बॉन्ड, दैट कॉल्ड बेंजॉइल। इधर भी बोलो कौन है, ये है आपका बेंज ऑयल, जिसे हमने पीछे जो बताया, तो इस पूरे की जगह हमने R लिख दिया था, आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ पे R, और यहाँ पे बोलो हमने क्या लिख दिया था, R, ऐसे। तो ROOR है, इससे हमने आपको लिख दिया था। लेकिन अगर हम बेंजॉइल पेरोक्साइड ले लें, तो peroxide किसके लिए, पर का मतलब 1, because there is a 1 bond in between 2 O atoms, so it is the peroxide bond। और ये बेंजॉइल हो गया। जो आप के एसिड हैलाइड्स होते हैं उसके अंदर भी तो यही होता है आपका बेंजॉइल, तो ये आपका बेंजॉइल पेरोक्साइड कहलाता है। तो बेंजॉइल पेरोक्साइड लिया और उसके अंदर भी उसी टाइप से फिशन हुआ। सबसे पहली स्टेप के अंदर लाइट की प्रेजेंस के अंदर होमोलाइटिक फिशन होगा O और O के बीच में। देखो लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि we already know that the oxygen atom after formation of two bonds has two lone pair electron। ऑक्सीजन जब दो बॉन्ड बना लेती है तो हर एक ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर होते हैं।
और दो लोन पेयर होते हैं तो अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के जो लोन पेयर इनके बीच में क्या होगी बोलो, यहाँ पे हो जाएगी लोन पेयर रिपल्शन। और इसी लोन पेयर रिपल्शन की वजह से सबसे पहले इसी बॉन्ड का क्लीवेज होता है। इसीलिए आपने देखो कभी पढ़ा होगा, थोड़ा आपको हिंट दे दें, जब एक क्वेश्चन आता था कैटिनेशन के बारे में, व्हाई द ऑक्सीजन कैन नॉट शो द कैटिनेशन। कैटिनेशन तो ऑक्सीजन को देखो ऐसे शो कर देनी चाहिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन मींस the self-linking property of an atom of element to form the long chain, branch chain, etc. called the catenation. लेकिन ऑक्सीजन ऐसा क्यों नहीं करती? That reason here is because the oxygen atom after formation of two bond it has the lone pair, and due to that lone pair repulsion that bond become weaker. ये बॉन्ड आपका क्या हो जाता था? वीकर हो जाता था। ये आपका वीक बॉन्ड हो जाता है, ये इजिली ब्रेक हो जाता है, इसलिए लंबी चेन बन ही नहीं पाती। इसलिए ऑक्सीजन क्या करता है अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाने के बाद दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्डिंग के द्वारा ही अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर लेता है। ओ और ओ के बीच में डबल बॉन्ड होता है, सिंगल नहीं होता। इसलिए सिंगल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड होते हैं जिनमें ओ और ओ के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, लेकिन यहाँ पे ओ और ओ दो ही तो ओ है, और एक्स्ट्रा ओ तो नहीं है ना बेंजोइल पेरोक्साइड के अंदर, तो ये बॉन्ड भी वीकर होता है ड्यू टू द लोन पेयर रिपल्शन। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और ड्यू टू इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट और बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग दैट बॉन्ड विल ब्रेक ड्यू टू द लोन पेयर रिपल्शन, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द, क्या बन जाएगा आपका, फ्री रेडिकल। ये जो फ्री रेडिकल अभी बना है ये फर्दर इसके अंदर से O2 लॉस होगी। देखो कुछ किस टाइप से, ये जो कार्बन और C6H5 के बीच में जो ब्लू कलर से हमने डॉट दिखा रखी है, इसका होमोलिटिक फिशन, तो एक कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, उधर से ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, तो क्या हुआ इस बॉन्ड का, देखो यहाँ से इस बॉन्ड का हो गया देखो क्लीवेज यहाँ से, तो CO2 लॉस हो जाएगी और आपका फिनाइल फ्री रेडिकल विल जनरेट। फिनाइल फ्री रेडिकल यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जनरेट। तो फिनाइल फ्री रेडिकल अब जो जनरेट हुआ, नाउ इट विल फर्दर रिएक्ट विद द HBr, और क्योंकि फ्री रेडिकल है तो अगेन होमोलिटिक फिशन विल टेक्स प्लेस, तो C6H5 विल अब्स्ट्रैक्ट द H फ्री रेडिकल टुवर्ड्स इटसेल्फ और रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द Br फ्री रेडिकल। Br फ्री रेडिकल आपका बन जाएगा। अब जो Br फ्री रेडिकल बना है, नाउ दैट Br फ्री रेडिकल अगेन रिएक्ट, ये Br फ्री रेडिकल क्या करेगा, अगेन रिएक्ट विद द एल्कीन। now the pi electrons get shifted toward each of the carbon atom। जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, होमोलिटिक फिशन होना है तो शिफ्टेड टुवर्ड ईच ऑफ द कार्बन एटम। दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन एटम की तरफ चला जाएगा, और जिसकी वजह से अब जो फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेगा, देखो ये फ्री रेडिकल बन गया, ये कौन सा बना, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेगा, प्राइमरी फ्री रेडिकल नहीं बनेगा, क्योंकि सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। सेकेंडरी फ्री रेडिकल क्या होता है, इट इज मोर स्टेबल। नाउ इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट इट फर्दर रिएक्ट विद HBr, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द NTMR रूल। तो NTMR आपका प्रोडक्ट बन गया कि जो नेगेटिव पार्ट था आपका एल्कीन का, देखो ये किसके ऊपर अटैच हुआ है, ये जो डबली बॉन्डेड जो कार्बन एटम थे, इन डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के अंदर से वो कार्बन जिसके ऊपर ज्यादा आपके हाइड्रोजन थे, उसी के ऊपर जाके कौन अटैच होगा बोलो, नेगेटिव पार्ट ऑफ द unsymmetrical addendum, that is the Br negative here। तो Br नेगेटिव देखो अटैच हो गया। सो दैट्स द मैकेनिज्म। ये आपको दोबारा इसलिए बताया गया क्योंकि यहाँ पे हमने जो आपका फ्री रेडिकल जनरेटर जो हमने स्टार्ट में लिया वो बेंजोइल पेरोक्साइड लेके दिखाया कि जिसके अंदर आपके फर्दर CO2 लॉस होने के बाद फिनाइल फ्री रेडिकल आपका किस तरह से जनरेट होता है। तो हो सकता है स्पेसिफिकली रिएजेंट का नाम भी दे दें और पेरोक्साइड का नाम भी दे दें कि बेंजोइल पेरोक्साइड की हेल्प से आप मैकेनिज्म एक्सप्लेन करें, तो उस वक्त आप सिंपल ROR नहीं लिख सकते हैं, फिर आपको बेंजोइल पेरोक्साइड ही लेना पड़ता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट अब हम लेते हैं अपनी अगली रिएक्शन, दैट इज द एलाइलिक ब्रोमिनेशन। हमने आपको पहले बताया था कि एलाइलिक पोजीशन होती कौन है। तो जो आपकी कोई भी जो एल्कीन होती है, उस एल्कीन के अंदर जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम होते हैं, उससे नेक्स्ट जो कार्बन है, जैसे प्रोपीन है, इनमें दो कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड है, उससे जस्ट जो नेक्स्ट कार्बन होता है दैट कॉल्ड द एलाइलिक कार्बन, दैट इज द एलाइलिक पोजीशन। तो एलाइलिक पोजीशन ये कहलाती है। अगर हम इस एल्कीन के अंदर, क्योंकि एलाइलिक कार्बन है इसके अंदर, तो अगर हम इसमें रिएक्शन कर दें किसके साथ, और ये रिएक्शन चलती कब है, दैट पर्टिकुलर रिएक्शन टेक्स प्लेस if we add HBr in presence of NBS, N-bromosuccinimide, ये डाल दें, या हम ब्रोमीन ऐड कर दें इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, या हम ब्रोमीन ऐड कर दें एट ए टेम्परेचर ऑफ 773। इन दीज पर्टिकुलर केसेस द होमोलिटिक फिशन विल टेक्स प्लेस, होमोलाइटिक फिशन हो जाएगा और आपकी एलाइलिक ब्रोमिनेशन होगी। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ये तो हम पहले ही आपको बता चुके, हेल्पर ये हम बार बार इसलिए लिखते हैं ताकि आपके दिमाग में इमेज बन जाए और आप इनको याद कर पाए।
और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो एलाइलिक डबली जो डबल बॉन्ड वाले आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, डबल बॉन्ड जो है वो अनअफेक्टेड रहा। आपके जो एलाइलिक जो पोजीशन है, जो CH3 ग्रुप था वहां पे उसका एक H हटा और वहां पे क्या लग गया आपका जाके Br। तो मीन्स एलाइलिक ब्रोमिनेशन कहलाती है। ये क्या कहलाती है? एलाइलिक ब्रोमिनेशन। देखो हम एक एग्जांपल लिखते हैं आपके सामने, आप बताना प्रोडक्ट क्या बनेगा। एग्जाम में इस तरह से कन्वर्जन आ सकते हैं आपके। मान लीजिए हम यहाँ पे CH3 ग्रुप लिख देते हैं, देखो इस टाइप से, ठीक है, और हमने ये लिख दिया, ये इस टाइप से, देखो ये टोल्विन है हमारा कंपाउंड। बोलो कौन है ये? टोल्विन। अगर हम ये सेम रिएजेंट डाल दें, बिल्कुल सेम रिएजेंट जो अभी बताए गए एलाइलिक ब्रोमिनेशन के लिए, देखो जो हमने ऊपर लिखे थे, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। देखो क्या हुआ कि ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है बेंजीन के, देखो ये डबली बॉन्डेड, देखो जो ये कार्बन एटम है, इस डबली बॉन्डेड जो कार्बन एटम से अगला कौन बोलो? sp3 कार्बन होना चाहिए। कौन होना चाहिए बोलो? sp3। वो जैसे CH3 है यहाँ पे, वो अटैच है, देखो ये रहा। तो दैट इज द एलाइलिक पोजीशन। बोलो एक ऐसी पोजीशन है यहाँ पे, दैट इज द एलाइलिक पोजीशन। अब एलाइलिक पोजीशन वाला जो CH3 ग्रुप है उसका H अटैच, उसका H रिप्लेस होगा किसके द्वारा? Br के द्वारा। तो ये एज सच रहेगा आपका, देखो ये एज सच रहा, और जो CH3 लगा हुआ था उसका एक H हटेगा, और बोलो क्या लग जाएगा वहां पे जाके आपका? वहां पे आपका Br लग जाएगा। बोलो कौन लग जाएगा वहां पे? Br। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है एग्जाम के अंदर जब आपके कन्वर्जन आते हैं। अब हम देखते हैं एलाइलिक ब्रोमिनेशन का मैकेनिज्म। सो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द एलाइलिक ब्रोमिनेशन? हाउ द एलाइलिक ब्रोमिनेशन टेक्स प्लेस? तो उसी टाइप से जो सबसे पहली स्टेप है, दैट इज द चेन इनिशिएशन स्टेप। इसमें क्या होगा? जो NBS है, देखो ये है आपका NBS, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, एन ब्रोमो, एन के ऊपर ब्रोमीन लग गया, और उसके बाद क्या हुआ? HBr के साथ देखो रिएक्शन हमने कर दी, और फिर क्या हुआ इसके बाद? देखो जो Br फ्री रेडिकल आपके जनरेट हो जाएंगे, Br और H जाके लग जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर। दो Br फ्री रेडिकल जनरेट होंगे, N के ऊपर H लग गया, तो 2 Br free radical will be generated, and these Br free radical may be generated if we directly heat the bromine at the temperature of 773 Kelvin or in presence of UV light। अगर हम Br2 ही ले लेते डायरेक्ट, और Br2 को हम क्या करते? हीट करते इन प्रेजेंस ऑफ UV लाइट और एट द टेम्परेचर ऑफ 773, देन ऑल्सो द Br free radical will be generated। वो जनरेट हो जाएंगे। फिर अगली स्टेप में क्या होगा? इन द नेक्स्ट स्टेप द Br free radical ऑब्स्ट्रक्ट द एलाइलिक हाइड्रोजन एटम। अब जो Br free radical देखो जनरेट हुआ है, वो एलाइलिक पोजीशन वाले H को क्या करेगा बोलो? ऑब्स्ट्रक्ट कर लेगा अपनी तरफ, ऑब्स्ट्रक्ट कर लेगा। देखो तो बोलो क्या हो जाएगा? आपका एक फ्री रेडिकल बनेगा। देखो HBr आपका निकल गया, ये फ्री रेडिकल। ये जो फ्री रेडिकल बना है लाइलिक फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल अब रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो जाएगा। क्योंकि कंडीशन क्या होती है रेजोनेंस की? एनी एटम having the positive charge, negative charge or the free radical is alternatively present with the multiple bond। यहाँ पे वो कार्बन जिसके ऊपर रेड डॉट हमने दिखा रखी है, फ्री रेडिकल जो है, ये डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है। मींस इट गेट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। रेजोनेंस के द्वारा इस फ्री रेडिकल का क्या होगा? डिस्पर्सल होगा। देखो कुछ इस टाइप से। तो कैसे हुआ बोलो ये डिस्पर्सल? हमने कैसे करके दिखाया? देखो कुछ इस तरह से हम दिखाते हैं कि ये जो पाई बॉन्ड था यहाँ पे, इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन देखो इसका इधर आ गया, ये इधर, देखो इस टाइप से। तो ये जो सिंगल बॉन्ड था वहां पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। और जो दूसरा राइट साइड वाला टर्मिनल आपका कार्बन है, उसके ऊपर क्या आ गया? फ्री रेडिकल आ गया, एंड सो ऑन। ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल है। तो ये जो प्राइमरी फ्री रेडिकल यहाँ पे बना है, इट इज मोर स्टेबल ड्यू टू द अकरेंस ऑफ द रेजोनेंस। रेजोनेंस के द्वारा ये प्राइमरी फ्री रेडिकल बना है, लेकिन ये आपका स्टेबलाइज हो गया रेजोनेंस के द्वारा। फर्दर रिएक्शन जब आपकी चलती है तो उससे क्या होगा? जो Br है, अब ये आपका जाके अटैच हो जाएगा आपके फ्री रेडिकल के साथ, जाके बॉन्ड बना लेगा। तो एंड सो ऑन द एलाइलिक ब्रोमिनेशन टेक्स प्लेस, और इस तरह से एलाइलिक ब्रोमिनेशन हो जाती है। अब मेन पॉइंट यहाँ पे क्या आता है कि जब हम ये जो हमने कंडीशन बताई कि हम Br2 को 773 केल्विन के ऊपर हीट कर दें, या HBr ले लेते हैं, या ब्रोमीन ऑब्लिक में लाइट ले लेते हैं, तो so these are the conditions which provides the low concentration of the Br free radical, जिसकी वजह से जो Br है वो लेस अमाउंट में बनता है, Br free radical लेस अमाउंट में जनरेट होता है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे जो प्राइमरी फ्री रेडिकल है, इट हैज सफिशिएंट टाइम टू गेट स्टेबलाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द रेजोनेंस।
और इसीलिए ये प्राइमरी फ्री रेडिकल यहाँ पे बन जाता है। उसके बाद Br फ्री रेडिकल उसके ऊपर अटैक करता है और उसके बाद इट फेवर्स द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड दस प्रिवेंट द एडिशन रिएक्शन। इसलिए एडिशन रिएक्शन यहाँ पर नहीं हो पाती और यहाँ पे कौन सी रिएक्शन चलती है आपकी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल जाती है। So thank you. That all about the mechanism of the Markovnikov's rule, the anti-Markovnikov's rule, and the allylic bromination. Thank you.